Hello everyone. So in this lecture we will study about ratio analysis. Okay. So what are the ratio analysis type is the term financial ratio can be explained by defining how it is calculated and what the objective of the calculation is. So basically to define a ratio analysis, financial ratio हम उस तरह से बता सकते हैं कि कैसे उसको कैलकुलेट किया गया है और उसके पीछे उस कैलकुलेशन के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. So calculation basis can be a relationship expressed in mathematical terms. ओके सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन बेसिस. तो इसमें क्या कैलकुलेशन बेसिस में क्या होता है, बेसिकली हम ये एक मैथमेटिकल टर्म में रिलेशनशिप देखते हैं फिर बिटवीन टू इंडिविजुअल फिगर्स और ग्रुप ऑफ फिगर्स, या तो दो इंडिविजुअल फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं या फिर ग्रुप ऑफ फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कनेक्टेड विद ईच अदर इन सम लॉजिकल मैनर. तो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी भी एक लॉजिकल मैनर में. ओके एंड सेलेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंसर्न. ठीक है. सेकेंडली अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव फॉर फाइनेंशियल रेशियो इज दैट ऑल स्टेक होल्डर्स, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एक्सेट्रा कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स. ठीक है, अबाउट द परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फर्म एंड कैन टेक डिसीजंस रिलेटेड टू द फर्म. ओके. सो बेसिकली सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा मेरा रेशियो एनालिसिस का. तो कैसे हम परफॉर्मेंस देखेंगे, परफॉर्मेंस को मैच करेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेते हुए, फिर कैसे हम एक फर्म की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करेंगे यूजिंग रेशियो एंड कैन टेक डिसीजंस रिलेटेड टू द फर्म. ओके. So the ratio analysis is based on the fact that single accounting figure by itself may not communicate any meaningful information. Okay? तो कोई भी एक सिंगल अकाउंटिंग फिगर है वो किसी तरह की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को नहीं बताएगा, बट व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेटिव टू सम अदर फिगर इट मे डेफिनेटली प्रोवाइड सम सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो देखो कोई भी चीज़ की अगर हम इंफॉर्मेशन लेते तो अगर हम अकेला उसको बताएंगे तो वो कुछ सिग्निफिकेंट हमें बताएगा नहीं. तो जैसे कि हम मैथमेटिक्स में भी कंपैरिजन करते हैं यूजिंग परसेंटेज. ठीक है. किसी भी दो लोगों के बीच में अगर आपको ये बताना है कि क्लास में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो परसेंटेज इज़ अ वेरी गुड. तो परसेंटेज में क्या हम करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं. सो कंपैरिजन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. तो किसी भी एक चीज़ का सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का कोई वैलिडिटी नहीं रहता है. सो वी नीड टू हैव द कंपैरिजन. ओके. सो द रेशियो एनालिसिस इज not just comparing different numbers from balance sheet, income statement and cash flow statement. It is comparing the number against the previous years, other companies, industry or even the economy in general for the purpose of financial analysis. So इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ कंपेयरिंग करना है. कंपेयरिंग प्रीवियस ईयर के डेटा से भी हो सकता है. ठीक है. अदर कंपनियों से भी हो सकता है, एक फाइनेंशियल ईयर से हो सकता है, एक इकोनॉमी से हो सकता है. ठीक है. तो हमारा जनरल पर्पस क्या होगा, इन जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. ओके. सो लेट्स रीड द टाइप ऑफ रेशियोज. So the type of ratios can be classified into broadly into four categories. First is financial position ratios. उसमें आएगा liquidity ratios and short term financial position ratio, capital structure and long term financial position ratios. Secondly, activity ratios and turnover ratios. Thirdly, profitability ratios, and fourth is investors and other ratios. So first we'll talk about financial and position ratios. Okay. So उसमें ये पार्ट आपका होगा liquidity ratio to the short term financial position ratio. Okay. So इसमें ये part is current ratio. The current ratio is one of the best known measure of a financial strength. So current ratio एक सबसे अच्छा रेशियो माना गया है फॉर मेजरिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. ओके. करंट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, दैट इज बाय डिवाइडिंग करंट एसेट विद रिस्पेक्ट टू द करंट लायबिलिटीज. और करंट एसेट्स हमारा इसमें क्या क्या हो सकता है, that can involve inventories plus sundry debtors, cash and bank balances, receivables and accruals, loans and advances and disposable investment. So that will be calculated using, that will be calculate current assets.
And to calculate current liabilities, we need to add creditors for goods and services, short-term loans, bank overdraft, cash credit, outstanding expenses, provision for taxation, proposed dividend and unclaimed dividend. Okay, so the main question is that this ratio addresses, does your business have enough current assets to meet the payment schedule of the current debts with a margin of safety for possible losses in the current assets. Okay, so basically ये हमें कौन सा क्वेश्चन हमें एड्रेस करता है कि क्या हमारे बिजनेस के पास में इतने करंट एसेट्स हैं कि हम पेमेंट शेड्यूल को मीट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ करंट डेप्ट, ओके, विद द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द पॉसिबल लॉसेस इन द करंट एसेट. सो जनरली एक्सेप्ट करंट रेशियो इज 2:1. ओके, तो जनरली जो एक्सेप्टेड रेशियो है करंट रेशियो इज 2:1, but whether or not a specific ratio is satisfactory depends on the nature of business and the characteristics of its current assets and liabilities. ठीक है, सो वेदर जो मेरा जो रेशियो आया है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, वो करंट एसेट्स और लायबिलिटीज पे भी डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ बिजनेस क्या है. ठीक है, बेसिकली दैट वी विल डिसाइड सो वेदर अवर करंट रेशियो इज अप टू द मार्क और नॉट. ओके, so the ratio includes proportion of owners fund to total invested in business. Traditionally it is believed that higher proportion of owners fund, lower is the degree of the risk. Okay, higher the proportion of owners, जितना भी proportion of owners का higher होगा, lower is the degree of risk. Okay, उतना ही मेरा risk जो है वो कम होगा. Secondly is debt with solvency ratio. Okay, so debt ratio is equal to टोटल डेब्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल एसेट्स. इसमें डेब्ट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेगा? टोटल डेब्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल एसेट्स. तो टोटल डेब्ट इंक्लूड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो किसी भी तरह की बोरोइंग्स होंगी जो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में की गई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो टोटल डेब्ट में ऐड होंगी. डिवेंचर्स, बॉन्ड्स ये ऐड होंगे. डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट्स, bank borrowing, public deposit or any other interest bearing loan. Capital employed includes total debt and net worth. This ratio is used to analyze long term solvency of the firm. So long term solvency को analyze करने के लिए हम debt ratio का use करते हैं. Next is debt to equity ratio. Okay, debt to equity ratio is total liabilities by shareholders equity. Okay, sometimes only interest bearing long term debt is used instead of total liabilities. That we have to remember कि कभी कभी total liabilities की जगह पर सिर्फ interest bearing और long term debt ही यूज किया जाता है. A high ratio here means less protection for creditors. A low ratio on the other hand indicates a wider safety cushion, that is creditors feel the owner's fund can help absorb the possible losses of income and capital. So this ratio indicates the proportion of debt fund in relation to equity. This ratio is very often referred in capital structure decision as well as in the legislation dealing with the capital. Okay, lenders are also very keen to know this ratio since it shows the relative weights of debt and equity. Okay, so the debt equity ratio is indicated of leverage. According to traditional school, cost of capital firstly decreases due to the higher dose of leverage reaches minimum and thereafter increases. So infinite increase in the leverage, that is debt to equity ratio, is not possible. So presently there is no norm for maximum debt to equity ratio. Lending institutions generally set their own norms in considering the capital intensity and other factors. So generally अभी तक कोई ऐसा नॉर्म नहीं है कि मैक्सिमम डेप्ट रेशियो इतना होना चाहिए, लेकिन जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने नॉर्म्स खुद बनाते हैं कंसिडरिंग द कैपिटल इंटेंसिटी एंड अदर फैक्टर्स. ओके, सेकेंडली इज एक्टिविटी रेशियोज टू टर्नओवर रेशियोज. ओके, सो एक्टिविटी रेशियो आर ऑल्सो कॉल्ड टर्नओवर रेशियोज और परफॉर्मेंस ratios. These ratios are employed to evaluate the efficiency with which the firm manages and utilizes its assets. So कैसे अपना फर्म
अपने एसेट्स को यूटिलाइज करता है और मैनेज करता है, उस रेशियो को हम एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो के नाम से जाना जाता है. So these ratios usually indicate the frequency of sales with respect to its assets. Okay, so it represents how much amount of sale is there with respect to the assets. These assets may be capital asset or working capital or average inventory. Okay, so assets can be capital assets, working capital or average inventory. These ratios are usually calculated with reference to sales or cost of goods sold and are expressed in terms of rate or some or times. Some of the important activities of these ratios are as follows. Okay, first of all is capital turnover ratio. So capital turnover ratio is equal to sales to the capital employed. Okay, sales or cost of sales to capital employed. So this ratio indicates the firm's ability of generating sales per rupee of long-term investment. The higher the ratio, the more efficient utilization of owners and long-term credit funds. Okay, so this ratio क्या इंडिकेट करता है, व्हाट इज द सेल्स पर रुपी ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ओके, तो जितना मेरा रेशियो हायर रहेगा उतना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ओनर्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फंड्स होगा. ओके, देन इज फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो. फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो इज सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स टू द fixed assets. So a high fixed assets turnover ratio indicates efficient utilization of fixed assets in generating sales. A firm whose plant and machinery are old may show a higher fixed asset turnover ratio than the firm which has purchased them recently. So जिसके पास में भी पुराना मशीनरी है उसका जो फिक्स एसेट होगा वो हायर होगा. ओके, सो जो रेशियो है टर्नओवर रेशियो दैट विल बी हायर. ओके, in comparison with the firm which has purchased them recently. Okay, thank you.